जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि डीआरडीओ इस समय भारतीय सेना के लिए अलग अलग प्रकार के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर काम कर ही रहा है। और कल की डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने कहा था आपसे कि बहुत जल्दी आपको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ नई अपडेट सुनने को मिल सकती हैं और अब ये चीज़ें हो भी चुकी हैं। दरअसल डीआरडीओ के द्वारा ये अवगत करवाया गया है कि डीआरडीओ ने जो वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है यानी वेशो रेड है, इनका राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में 3 सफल टेस्ट किया है। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी शनिवार को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस सफल टेस्ट की बधाइयां दी है। आपको बता दें कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 4th जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो मिसाइल है, इसमें एक जो नई मिसाइल इस्तेमाल की गई है, इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट है। और ये माना जा रहा है कि शॉर्ट रेंज में ये एनिमी के सभी जो एरियल थ्रेट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी के साथ आता है। फिर चाहे वो ड्रोन्स हो या फिर एयरक्राफ्ट हो या फिर हेलीकॉप्टर्स हो या मिसाइल्स हो, उनको ये टेक डाउन कर सकती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा विकसित किया गया है और इसमें इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने भी अपना सहयोग सुनिश्चित किया है। इस मिसाइल में बहुत सारी नोवल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है जिसमें मिनिचराइज जो रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स जो है वो भी इस्तेमाल की गई हैं और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है जो बहुत जल्दी भारतीय सेना को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आपको बताते चलें कि भारतीय सेना के लिए या यूँ कह लें भारत की सुरक्षा के लिए इस समय लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर काम किया जा रहा है जो कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे, जिसमें एमआर सैम, एलआर सैम, एक्सआर सैम और इसके अलावा जो क्यूआर सैम और वेशो रेड जैसे सिस्टम है ये भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है और जीटीआरई इस समय जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इसे मानो तेजस कावेरी इंजन से इक्विप करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो चुकी है। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा जीटीआरई को लेकर के आई एक रिपोर्ट बोल रही है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जो सोर्सेज हैं उनके तरफ से ये कहा गया है कि वो इस समय ड्राई कावेरी इंजन के जो सर्टिफिकेशन है इनकी तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इसके जो वेस्ट थ्रस्ट है इसको देखा जाएगा और उसको सर्टिफाई किया जाएगा। और एक बार जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी और ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि इसकी जो थ्रस्ट परफॉर्मेंस है वो स्टेबल है और ये डिज़ायर्ड थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, तो उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू की जाएगी। दरअसल आपको हम आसान शब्दों में ये बताएं तो ड्राई कावेरी इंजन के वैलिडेट होते ही कावेरी 2.0 की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए जो अप्रूवल और फंडिंग है इसका इंतज़ार वो कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर एक नया प्रोटोटाइप कोर इंजन देखा जाएगा जिसे कावेरी 2.0 के नाम से जाना जाएगा और क्लेम तो ये भी किया जाता है कि ये इंजन इतना कैपेबल होगा कि न सिर्फ F404 बल्कि ये F414 को रिप्लेस करने की योग्यता के साथ में आएगा। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस समय ड्राई कावेरी इंजन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है और माना जा रहा है उनके द्वारा कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद ये 73 से 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा, लेकिन उसे आगे चल के उनका गोल ये रहेगा कि थ्रस्ट लेवल को 80 किलोटन से ऊपर तक पुश किया जा सके ताकि इसका इस्तेमाल तेजस जैसे प्रोग्राम में हो सके। हालांकि आपको बता दें कि जब 1980 के दशक में कावेरी इंजन की शुरुआत हुई थी तो उस समय यही उद्देश्य था कि तेजस के साथ साथ एक नया इंजन भी विकसित किया जाए जो इसको पावर कर सके, लेकिन ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, कॉन्फिडेंस का ना होना और फंड्स को अप्रूव ना करना, ये सारी चीज़ें इकट्ठा एक बड़ा फैक्टर क्रिएट करती है। और हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि होता है 2007 में तेजस प्रोग्राम से कावेरी को डीलिंक कर देना। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ये प्रोग्राम डीलिंक ना होता और हम गंभीरता के साथ इसमें काम कर रहे होते तो आज हमारे पास एक्टिव जेट इंजन होता और हमें इंपोर्टेड इंजन की ज़रूरत ना पड़ती। और इसी से सबक लेते हुए गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट इस समय अब तक जो भी एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है उसके आधार पे कावेरी 2.0 की शुरुआत करेंगे और ये इंजन 1 दशक के अंदर बन के तैयार कर दिया जाएगा या बना के तैयार कर दिया जाएगा। और इसके लिए एडवांस आफ्टर बर्नर सेक्शन पे ऑलरेडी जो डिज़ाइन वर्क है ये कहा जा रहा है कि शुरू हो गया है। जीटीआरई का प्लान ये है कि कावेरी 2.0 इंजन जो वो विकसित करेंगे वो तकरीबन 55 से 58 किलोमीटर का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और ये एक कह सकते हैं फुल फ्लेज टर्बोफैन इंजन में कन्वर्ट होगा, यानी कि आगे चल के ये 90 से लेकर के 98 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा जो कि तेजस की रिक्वायरमेंट के अनुरूप होगा और तेजस मार्क 2 जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
क्योंकि अगर हमें 414 की बात करें तो वो 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और जो हमारा कावेरी 2.0 होगा सॉरी वो भी 98 न्यूटन तक का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। यानी कि आने वाले भविष्य में हम इंजन स्वैपिंग भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो जो चीज़ें बोली गई हैं उसमें अडिग GTRE बनी रहे। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के जो Su-30 MKI के लिए हम अपग्रेड प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, ये आज नहीं तो कल हमारे मित्र देशों को अपग्रेड ऑफर ज़रूर होंगे, क्योंकि मलेशिया जैसे कई देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत से मदद मांगी है कि भारत उनके जो Su-30 MKI प्लेटफॉर्म या Su-30 MKM प्लेटफॉर्म है उनको अपग्रेड करने में उनका सहयोग करे। और हमारी अगली अपडेट जो है वो इसी से संबंधित है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत के सैमटल एवियोनिक को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और यह जिम्मेदारी है मलेशिया के Su-30 MKM फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना। जी हाँ, हालांकि ये कोई बड़ा अपग्रेड नहीं होगा जिसमें आप अगर इसको सोचें कि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के अपग्रेड दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दरअसल सैमटल एवियोनिक्स जो है ये 18 की संख्या में जो Su-30 MKM फाइटर जेट हैं मलेशियन एयरफोर्स के, उनको मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज और जो हेड अप डिस्प्ले है इससे इक्विप करेंगे और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत जल्दी फाइनलाइज होगा। दरअसल यहाँ पर आपको बताते ही चले कि मलेशिया ने तो काफ़ी बड़ी डिमांड करी थी। उन्होंने कहा था कि भारत जो Su-30 की MRO फैसिलिटी है उस पर भी गौर करे, ताकि मलेशिया के ये जो Su-30 SM फाइटर जेट्स हैं या MKM सॉरी फाइटर जेट्स हैं इनको अपग्रेड मिल सके। दोस्तों आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के लिए अपग्रेड की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर हम Su-30 सीरीज़ की बात करें तो इसमें जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं इनमें अलग अलग कंप्यूटर्स और अलग अलग जो एवियोनिक्स हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर भारत ये चाहे भी कि वो अपना MKI जैसा स्टैंडर्ड का अपग्रेड इनको दे दे तो भारत के लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि भारत के लिए जो इंडिजिनस मिसाइल का इंटीग्रेशन है इन जेट्स में, ये भी आसान नहीं होगा। इसके लिए भी भारत को बहुत सारी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि आर्मेनिया ने भी भारत से मदद मांगी है, जहाँ पर आर्मेनिया भारत से अपने Su-30 फाइटर पायलट्स के लिए ट्रेनिंग और उनके लिए जो एडवांस वेपन सिस्टम है जिसमें भारत की एयर टू एयर मिसाइल और दूसरे मिसाइल शामिल हैं, इनकी डिमांड भी करी है और ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि भारत मदद करेगा या नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य में चीज़ें स्पष्ट ज़रूर हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि भारत और रशिया के बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर बातचीत चल रही है और रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रशिया समय पर अभी इन एयर डिफेंस सिस्टम को डिलीवर नहीं कर पाया है। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से एक रिपोर्ट इंगित करी गई है। अगर हम स्पुतनिक इंडिया की बात माने तो उनमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो भारत को 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट है ये अगले वर्ष मिलेंगी। जी हाँ, अगले वर्ष जो 2 यूनिट हैं ये डिलीवर अगले वर्ष तक कर दी जाएंगी और इससे जो भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि ये चीज़ें अब तक डिलीवर हो जाती अगर रशिया और यूक्रेन आपस में जो युद्ध है उसमें संलग्न ना होते। युद्ध के चलते बहुत सारे जो बड़े क्रिटिकल पार्ट्स और सिस्टम है वो रशिया डिलीवर नहीं कर पा रहा है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्हीं में से एक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।